जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो एक रॉ डाटा से हम डैशबोर्ड रिपोर्ट बना सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट चार्ट्स जो है वो मौजूद होंगे, पिवट टेबल मौजूद होगा, स्लाइसर्स मौजूद होंगे और आप एक सिंगल क्लिक के ज़रिए अपना जो है वो डाटा कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सा एक आइडिया दूंगा और आपको बताऊंगा कुछ चार्ट्स के साथ कि आप कैसे जो है वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बेसिक सा डाटा सेट मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें डेट्स आ रही हैं, कलर आ रहा है, रीजन है, यूनिट्स हैं, सेल्स हैं, मंथ है और ईयर है। अच्छा, डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको कंसीडर करनी होगी। वो ये कि सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि वो कौन से KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। अगर मेरे सामने ये डाटा सेट मौजूद है और अगर मैंने इसका डैशबोर्ड बनाना हो तो सबसे पहले मैं इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ देखूंगा कि मैं किन किन चीज़ों का जो है वो एनालिसिस कर सकता हूँ। इस केस में मैं एक अगर रफ सा हम देखें तो मैं एक सेल्स का एनालिसिस कर सकता हूँ कि किस रीजन ने जो है वो कितने सेल की है, उसके अलावा किस कलर की कितनी ज़्यादा सेल हुई है, किस मंथ की कितनी सेल हुई है, किस ईयर में कितनी सेल हुई है। फिर मैं यूनिट का जो है वो डिफरेंट एनालिसिस कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर आपके पास कोई जो रॉ डाटा है जिसके अंदर कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं और आप अगर उनमें देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से उनकी सेल्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें जो है ना वो पहले से डिटरमिन करनी होंगी ताकि आप उनको अपने डैशबोर्ड रिपोर्ट में यूज़ कर सकें। सेकेंडली ये कि जो स्लाइसर्स हम यूज़ करते हैं, स्लाइसर्स ज़्यादातर आप वो वाले उन चीज़ों का, उन आइटम्स का, उन पर्टिकुलर्स का स्लाइसर यूज़ करते हैं जो कि कॉमन हो। जैसे कि मैं जो इस केस में जो स्लाइसर यूज़ करूँगा वो मैं सेल्स का नहीं यूज़ करूँगा, ना मैं यूनिट का कर सकता हूँ, मैं मंथ्स का कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मुझे देखना हो कि अगर मैं किसी भी एक सिंगल मंथ पे क्लिक करूँ तो वो तमाम जो सेल्स है, वो तमाम यूनिट्स हैं, वो तमाम चीज़ें मेरी अपडेट हो जानी चाहिए। इसी तरह मैं ईयर का भी स्लाइसर देख सकता हूँ, यानी कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मुझे वैल्यू चाहिए उसका मैं स्लाइसर्स बना सकता हूँ। मैं अभी आपके सामने एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो स्लाइसर्स बनाते वक्त किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। तो डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो डाटा होगा आपको डाटा फॉर्मेटिंग करनी होगी और जो डाटा शीट होगी, मेरे पास ये जो पिवट टेबल के नाम से जो शीट ओपन है, इस शीट के अंदर जितनी चीज़ें होंगी मैं सिर्फ जो मैं स्लाइसर यूज़ करूँगा तो सिर्फ इसी टेबल के अंदर ही वो स्लाइसर वर्कआउट करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी इस शीट के अंदर सेल्स का डाटा मौजूद है और मेरी किसी और शीट के अंदर जो है किसी और टैब के अंदर जो है वो मेरा कॉस्ट का डाटा मौजूद है या प्रॉफिट का डाटा मौजूद है। तो मैं अगर मंथ का स्लाइसर लगाऊंगा तो वो मुझे कॉस्ट भी अपडेट हो जाएगी और सेल भी अपडेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि मुझे अगर ऐसा करना है तो मुझे कॉस्ट का डाटा भी इसी शीट के अंदर ला के कंसोलिडेट करना होगा, तभी जो है वो मेरा स्लाइसर उन तमाम चीज़ों पे वर्कआउट करेगा। तो डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका रॉ डाटा होगा उसको थोड़ा फॉर्मेट करना होगा, उसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो हमें अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हुए पिवट टेबल्स बनाने होंगे और फिर उन पिवट टेबल्स के पिवट चार्ट्स बनाने होंगे और फिर उन चार्ट्स को हम अपनी डैशबोर्ड रिपोर्ट में ले जाएंगे और फिर हम उनमें स्लाइसर्स ऐड करेंगे। तो जो स्लाइसर्स हम क्लिक करेंगे उसके थ्रू हमारा जो पिवट चार्ट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास ये शीट है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैं सबसे पहले इसका जो है वो पिवट टेबल पहले हम बना लेते हैं। तो मैं जो है वो इंसर्ट पे जाऊंगा, पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं न्यू वर्कबुक में जाऊंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मैं पिवट डाटा जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। तो अब इस केस में जो मैं चार्ट चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कौन से चार्ट्स चाहते हैं, आप किस चीज़ की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं। तो मुझे इस वक्त जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्लाइसर जो है वो रीजन का बनाऊँ। मुझे एक पूरे रीजन की रिपोर्ट देनी है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंपैरेटिव एनालिसिस बनाऊँ कि मैं जैसे ही किसी पर्टिकुलर रीजन पे क्लिक करूँ तो उसकी तमाम मंथ वाइज मेरे पास सेल्स आ जाए। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि मैं मंथ का जो है वो स्लाइसर बना दूँ और मैं किसी मंथ पे क्लिक करूँ तो तमाम रीजन्स की जो है वो डिटेल आ जाए। तो दोनों में से आप कुछ भी जो है ना कर सकते हैं। हम दोनों करके देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे
मंथ ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो इसकी सेल्स ले लेता हूँ और इसकी मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। इसको Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैं नंबर्स पे जाता हूँ, 1000 सेपरेटर जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका जो है वो पिवट चार्ट्स इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, रिकमेंडेड पे जाऊँगा, तो वो तब भी रिकमेंडेशन में मेरे पास चार्ट्स आ जाएंगे। ये देखें मेरे पास रिकमेंडेशन में चार्ट्स आ चुके हैं। या दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से भी 2D चार्ट जो है वो ले सकता हूँ। तो चार्ट जो है वो कैसे आपने इंसर्ट करना है, कैसे आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए मैंने एक अलग से जो है वो सेशन किया है छोटा सा। मैं वो सेशन जो है वो पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप देख लें कि हम किसी भी डाटा सीरीज़ के अंदर हम चार्ट्स कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 4 रीजन ले लिए हैं और उनकी जो है वो सेल ले ली है पर मंथ की। अब मैं इस पे आपको जो है ना वो चार्ट इंसर्ट करने के 2 से 3 तरीके बताऊंगा। आप जो भी आपको फिजिबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। चार्ट इंसर्ट करने का पहला तरीका ये है कि आप अगर डाटा सीरीज़ में क्लिक करके अगर आप इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके पास रिकमेंडेड चार्ट्स भी आ रहे होंगे और उसके अलावा मज़ीद डिटेल जो है ना वो आपके पास चार्ट्स आ रहे होंगे। आप जो है वो अगर रिकमेंडेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको रिकमेंडेशन दे देगा कि आप ये चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहला उसने चार्ट आपको दिया है ये जो है वो कॉलम चार्ट है और ये इसने आपको 4 डिफरेंट जो है वो रीजन दे दिए हैं और उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से आपको उनका ग्राफ दे दिया है। उसके बाद जो है वो एक्सेल ने एक रिकमेंडेड जो आपको किया है वो आपको पाई चार्ट किया है जिसके डिफरेंट उसने स्लाइसर्स बना दिए हैं और वो हर स्लाइसर जो है वो उसने डिफरेंट कलर के हिसाब से आपको शो करा दिया है। अगला जो चार्ट है ये क्लस्टर्ड बार चार्ट है और ये भी जो है वो विजुअली बड़ा इफ़ेक्टिव चार्ट है और हम फॉर द टाइम बीइंग ये वाला चार्ट ले लेते हैं जो कि कॉलम चार्ट है। इसको मैं ओके करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट सामने आ जाएगा। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं अगर सपोज़ करें कि डाटा सीरीज़ में जाए बग़ैर अगर मैं चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं डाटा सीरीज़ से बाहर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट चार्ट करूँगा। अब अगर मैं रिकमेंडेड चार्ट करूँगा तो मुझे कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी डाटा सीरीज़ सेलेक्ट नहीं की। इसके लिए मुझे जो बाकी ऑप्शन है, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बारे में मुझे बताएगा। इसमें 2D चार्ट्स हैं, 3D चार्ट्स हैं, इस तरह 2D बार चार्ट हैं और 3D बार चार्ट्स हैं। उसके अलावा पाई चार्ट्स के मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, 2D के, 3D के और डोनट्स के। डोनट्स में अभी आगे जाके आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारे पास ऑप्शन है जो कि हिस्टोग्राम का है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास 2D लाइन ग्राफ है जिसको हम जो है वो कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। विजुअली जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट जो है वो ऐड करूँगा। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि मैंने कोई डाटा जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने डाटा सीरीज़ से बाहर जो है वो सिलेक्शन करके ये चार्ट इंसर्ट किया है। अब इसके अंदर मुझे डाटा कैसे ऐड करना है उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप यहाँ से भी सिलेक्ट डाटा कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी, या फिर आप अगर इस चार्ट के अंदर जो है वो राइट क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट डाटा करें तो आपके पास वही विंडो आ जाएगी। अब एक तरीका और है चार्ट इंसर्ट करने का कि जहाँ पे वो ये मांग रहा है कि डाटा रेंज मुझे बताओ चार्ट की कि मैंने कहाँ पे इस चार्ट को यूज़ करना है, तो आपकी ये जो पूरी रेंज होगी रीजन से लेके और ईज़ की वैल्यू तक, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से शेप आएगी जो कि बिल्कुल वही शेप है जब हमने रिकमेंडेड चार्ट को यूज़ किया था। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और अब मैं आपको चार्ट इंसर्ट करने का एक तीसरा तरीका बताऊँगा जो कि ये है कि मैं सेम डाटा सीरीज़ से बाहर जाके चार्ट जो है वो 2D चार्ट इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट डाटा करूँगा। अब की बार मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे पूरा चार्ट सिलेक्ट करने की बजाय मैं जो लेजेंड्स हैं एंट्रीज़ के, सीरीज़ के, डाटा सीरीज़ के, वो मैं ऐड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि डाटा सीरीज़ कैसे ऐड की जाती है। एक इसमें जो है वो लेजेंड एंट्रीज इसमें हम डालेंगे और एक इसमें हम हॉरिजेंटल कैटेगरी डालेंगे जो कि एक्सिस के लिए होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सीरीज़ को। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है, 2 चीज़ें पूछ रहा है। एक तो वो डाटा सीरीज़ का नाम पूछ रहा है और दूसरा वो पूछ रहा है कि ये सीरीज़ में आप रेंज कौन सी सिलेक्ट करेंगे।
तो मेरे पास इस वक्त चूँकि सीरीज़ जो है वो एक ही अवेलेबल है सेल्स की, तो यहाँ पे मैं सेल सेलेक्ट कर दूँगा। याद रखिए यहाँ पे आपने सेल्स लिखना नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेल्स टाइप करते हैं, सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे सेल टाइप करता हूँ और यहाँ पे डाटा रेंज में उसको ये पूरी जो सेल्स है ये दे देता हूँ और मैं इसको अगर ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है सीरीज़ आ चुकी है इस तरह की। अब अगर सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, सपोज़ करें मैं इधर कॉस्ट मेंशन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा चार्ट है इसके अंदर ये सेल ही रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो रेफरेंस सेल की बजाय मैनुअली वहाँ पे पुट किया था। इसलिए मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, दोबारा कंट्रोल Z करूँगा और यहाँ पे मैं डाटा सीरीज़ में जाऊँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और अब की बार मैं यहाँ पे सीरीज़ नेम में रेफरेंस सेल दे दूँगा जहाँ पे मेरा सेल्स मेंशन है, ताकि अगर मेरे कॉलम की हेडिंग किसी भी तरह से चेंज हो तो वो मेरे चार्ट पे भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करे। जो सीरीज़ वैल्यू है उसमें मैं इस तमाम सीरीज़ को डिलीट करूँगा और मैं वो वाली सीरीज़ दे दूँगा जो कि मेरी सेल की वैल्यू है। अब अगर सपोज़ करें कि इसको मैं ओके कर देता हूँ, अब सपोज़ करें कि अगर ये सेल की वैल्यू को आप कॉस्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट है उसके अंदर भी कॉस्ट आ चुका है। कंट्रोल Z करेंगे हम इसको। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास रीजन की बजाय 1 2 3 4 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट डाटा करूँगा तो मेरे पास जो हॉरिजेंटल जो डिटेल आ रही है उसमें मेरे पास 1 2 3 4 आ रहा है। मैं इसको एडिट करूँगा और यहाँ पे मैं अब जो मेरी रेंज है उसमें मैं ये तमाम जो मेरी रीजन है इसको सिलेक्ट करके जब मैं ओके करूँगा और इसको भी जब मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास रीजन वाइज जो है वो सेल्स शो हो रही है। इस चार्ट में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो एक तो डाटा सीरीज़ जो है वो यूज़ हो रही है, उसके बाद एक्सिस यूज़ हो रहे हैं और उसके बाद चार्ट टाइटल यूज़ हो रहा है। अगर मैं चार्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करूं तो आपके सामने 2 से 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला प्लस का है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे सामने चार्ट के जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे। हम देखते हैं कि हर एलिमेंट क्या काम करता है। सबसे पहला एलिमेंट है एक्सिस का। आपने देखा कि मैंने जैसे ही उसको अनचेक किया तो मेरे तमाम एक्सिस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर अभी मुझे उनकी ज़रूरत है तो मैं उनको चेक कर दूँगा। उसके बाद एक्सिस का टाइटल है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ लिखें, सपोज़ करें कि मैं इसको चेक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सेल्स और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ रीजन। ठीक है, उसके बाद जो है मैं दोबारा इसको प्लस करूँगा और यहाँ पे मेरे पास डाटा लेबल आ जाएगा। डाटा लेबल बेसिकली जो भी डाटा होगा जिसकी बेस के ऊपर चार्ट बना हुआ है वो मेरा सबसे टॉप पे आ जाएगा। अच्छा, डाटा लेबल पे उसके आगे सब ऑप्शन को अगर मैं ओपन करूँगा तो वो मुझे बोलेगा कि डाटा आपको सेंटर में चाहिए, आपको इनसाइड फील्ड चाहिए या आपको इनसाइड बेस चाहिए, बिल्कुल नीचे आपको चाहिए, या आपको आउटसाइड एंड के ऊपर चाहिए। तो मुझे नॉर्मली यही होता है कि आप उसको आउटसाइड एंड यूज़ करते हैं ताकि डाटा आपको क्लियरली विजिबल हो। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डाटा टेबल कि अगर आप जो डाटा जिसकी बेस के ऊपर ये चार्ट बना हुआ है कि आप उसको अगर टेबल की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो नीचे आपका टेबल आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये विजुअली इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ग्रिड लाइन, आपके पास ऑलरेडी आ रही है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद लेजेंड्स आपके पास आ रही हैं, ये हमने ऑलरेडी जो है वो ऊपर मेंशन किया हुआ है तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन आपको बता रही होती है कि आपकी जो सेल्स हैं वो बेसिकली किस हिसाब से ऊपर जा रही हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हमारा चार्ट जो है वो इससे थोड़ा सा नीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है वो चार्ट के स्टाइल के बारे में है कि आपके पास डिफरेंट चार्ट्स का स्टाइल जो है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पे जाके डिज़ाइन में जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन जो आ जाता है वो मेरे पास आ जाता है चार्ट के फ़िल्टर्स का। चार्ट के डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं कि आप इनमें से कोई भी फ़िल्टर अगर हटाना चाहते हैं, रीजन का हटाना चाहते हैं तो वो हटा दें। अगर आपके पास 2 से 3 हैं, लाइक अगर मेरे पास डाटा सीरीज़ 2 से 3 हो तो मैं उनमें से भी अगर किसी को फ़िल्टर आउट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जो है वो इसकी
ग्रिड लाइन भी हटा देता हूँ। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, तो यहाँ पे ऐड चार्ट टाइटल एलिमेंट्स, वही चीज़ें जो कि हमारे पास यहाँ से हमने जब प्लस किया था तो वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी शो हो जाएंगी। अगर आपने बार्स का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से जो है ना वो कोई भी कलर सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मेरा डाटा टेबल भी शो हो रहा होगा, जैसा कि इस केस में है। ये देखें नीचे डाटा टेबल भी शो हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें तो आप उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो डाटा सीरीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं एक ग्राफ के अंदर। तो सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे टारगेट में ले लेता हूँ कि मेरा पर मंथ जो टारगेट था वो यहाँ पे मेरा सपोज़ करेंगे 900 था, यहाँ पे मेरा जो है वो 1400 था, यहाँ पे मेरा 2500 और यहाँ पे मेरा 2000। अब सपोज़ करें कि अगर मैंने इस टारगेट की डाटा सीरीज़ को भी इस चार्ट के अंदर लेके आना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। उसका तरीकाकार एक तो ये है कि आप अगर एक्सेल के अंदर आके, चार्ट के अंदर आके अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा जो कि ऑलरेडी आपका चार्ट के अंदर है। तो अगर आप इसको यहाँ से ब्लू एरिया जो है जहाँ पे आपका डाटा सीरीज़ आ रही है जो 2500 की फ़िगर है, इसके बिल्कुल साथ ही आपको देख रहा होगा कि एक छोटा सा डॉट है ब्लू कलर का, जिसको अगर आप ड्रैग करके सामने लेके जाएंगे तो आपके पास एक नई फील्ड ऐड हो जाएगी येलो कलर की, जो कि बेसिकली आपके टारगेट की है। अगर आप इसको जो है वो राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डाटा करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टारगेट भी ऐड हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा। और दूसरा तरीका ये है यहाँ पे डाटा सीरीज़ ऐड करने का, जैसे आपसे पहले डिस्कस हुआ था कि आप यहाँ पे जाएंगे, डाटा सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। इस बार आप जो है वो टारगेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सीरीज़ में जो है ना वो ये वाले नंबर देंगे और इसको ओके कर देंगे तो आपके पास अगेन जो है वो डाटा सीरीज़ आ जाएगी और उसके सामने उसकी फिगर्स आ जाएगी और आपके सामने उसका कंपैरिजन भी आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है वो किसी भी चार्ट के अंदर उसकी डाटा सीरीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो कॉम्बो चार्ट जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो सपोज़ करें कि मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। अब सपोज़ करें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्ट जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेल्स और बजट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। और अगर मुझे इनको चेंज करना हो, लाइक मुझे उनमें से एक को जो है वो बार चार्ट के तौर पे शो करना हो और दूसरा मुझे लाइन चार्ट के तौर पे शो करना हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं किसी भी डाटा सीरीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे चार्ट चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है कॉम्बो का। इस कॉम्बो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेल्स जो है वो देखेंगे तो इस तरह शो हो रही है कॉलम चार्ट में और टारगेट जो है वो लाइन में शो हो रहा है। जी, तो आपको अब तक बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी भी डाटा सीरीज़ के अंदर आप कैसे चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैंने मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि आप कैसे चार्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से आपने अब चार्ट्स ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे एक जो है वो मंथ वाइज सेल्स का एक चार्ट बेसिक सा बना लिया है और अब देखते हैं कि हम इसको कैसे डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी डाटा लेबल्स को डिलीट कर दूंगा और इसके फ़िल्टर्स जो हैं उनको मैं हाइड कर दूंगा। तो मेरे पास जो है वो एक, इसको मैं मंथ वाइज सेल कर देता हूँ। इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ और इसका जी, उसके बाद डाटा लेबल्स में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं जो डाटा है उसको आउटसाइड फील्ड कर दूंगा और यहाँ पे चूँकि सेल्स की वैल्यू आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स में भी आ रही है, तो मैं 1000 सेपरेटर में जाके यहाँ पे ये 2 डेसिमल को ख़त्म कर दूंगा तो ये मेरे पॉइंट्स की वैल्यू जो है ख़त्म हो जाएगी। टोटल को मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैं अपना चार्ट्स की थोड़ी सी ज़रा विड्थ जो है इसको बढ़ा दूंगा। अगेन जो मेरे, और इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो आपने देखा कि ये मेरे पास एक बेसिक सा चार्ट्स आ चुका है जो कि मंथ वाइज सेल का है। मैं यहाँ पे एक टैब जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ डैशबोर्ड के नाम से
और यहाँ पे मैं व्यू में जाके ग्रिड लाइन जो है वो रिमूव कर देता हूँ और उसके साथ ही मैं इसका कलर जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने शीट का कलर जो है वो लाइट ग्रे कलर का कर दिया है और उसके बाद मैं दोबारा अपने चार्ट पे आता हूँ और यहाँ पे चार्ट का कलर जो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं जो है शेप फिल में जाऊँगा और इसको भी मैं लाइट ग्रे कलर कर देता हूँ और जो इसकी आउटलाइन है उसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि मुझे सेपरेट करने में आसानी हो। अब मैं यहाँ पे इसको कट करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर दूँगा। तो आपने देखा कि मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जी। उसके बाद जो है वो मैं दोबारा से, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो ऑलरेडी पिवट टेबल बनाया हुआ है आपने उसी पिवट टेबल के अंदर नया चार्ट जो है वो ऐड ऑन नहीं करना, बल्कि आपने अगर इसका डाटा अगर आप चेंज करेंगे या इसी पिवट टेबल की सेटिंग चेंज करेंगे तो आपका चार्ट भी चेंज हो जाएगा। तो आपको जितने भी चार्ट्स चाहिए हों उसके लिए आपको हर दफ़ा नया एक पिवट टेबल बनाना होगा ताकि आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिकल हों। उसके बाद जो है वो हम एक नया जो है वो पिवट टेबल बनाते हैं। डैशबोर्ड रिपोर्ट के लिए मैं पिवट पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा। पिवट टेबल में इंसर्ट करके अब मैं एग्जिस्टिंग शीट में जो है वो जाऊँगा और एग्जिस्टिंग शीट के लिए मैं शीट 19 में जाऊँगा जहाँ पे ऑलरेडी मेरा पिवट टेबल बना हुआ है। यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा और अगेन मैं ओके कर दूँगा तो आपने देखा कि मेरा उसी शीट के ऊपर एक नया पिवट टेबल बन चुका है। ताकि आपकी मज़ीद जो है ना वो शीटें ना बनती जाएं, बल्कि आप एक शीट के अंदर पिवट टेबल बनाएं, एक शीट के अंदर आपका जो है वो मास्टर डाटा होगा और तीसरी शीट के अंदर आप जो है वो डैशबोर्ड रिपोर्ट बना रहे होंगे। तो अब जाके मुझे सपोज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास मंथ वाइज सेल थी तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास मंथ वाइज जो है वो यूनिट भी आ रहे हों। तो मैं यहाँ पे यूनिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मंथ पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक सा चार्ट बन चुका है। और यहाँ पे मैं अगेन इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में जाऊँगा इसका टेबल बनाने के लिए, इसका चार्ट बनाने के लिए। अच्छा, एक और जो मैं आपके साथ प्रो टिप जो है वो शेयर करने लगा हूँ वो ये करने लगा हूँ कि आप हर दफ़ा जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर आपने 10-12 चार्ट्स बनाने हैं तो आप हर दफ़ा चार्ट्स में जाएं और नए सिरे से उसकी जो है वो फॉर्मेटिंग करें। तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप जो है वो डैशबोर्ड रिपोर्ट में जाएं या जो पहले आपने जो अपना चार्ट फाइनल किया होगा जिसकी आपने फॉर्मेटिंग फ़ाइनल की हुई है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सेव एज़ टेम्पलेट का। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पूछेगा कि इसका मैंने क्या नाम रखना है जो आप चार्ट सेव करने जा रहे हो। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, सपोज़ करें सैम्पल, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब उसके बाद जब मैं दोबारा अपनी शीट 19 में आऊँगा और मैंने दूसरा चार्ट बनाया है तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं चेंज चार्ट टाइप करूँगा तो मेरा वो जो सैम्पल मैंने सेव किया था वो मेरे टेम्पलेट्स में जो है वो आ रहा होगा। आपने देखा ये मेरा सैम्पल यहाँ पे सेव हो चुका है। तो मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो वो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में मेरे पूरे चार्ट को कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे हर दफ़ा नए सिरे से जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे जाके इसका नाम चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं इसका नाम यूनिट्स रख देता हूँ और इस चार्ट को भी मैं कट करूँगा और अपनी जो डैशबोर्ड वाली रिपोर्ट के अंदर जाके पेस्ट कर दूँगा। अगेन इसका मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ डिज़ाइन में जाके। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो दो चार्ट्स आ चुके हैं, एक हमारे पास सेल्स आ चुकी है, एक हमारे पास यूनिट्स आ चुके हैं। अब इसी तरह से आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। लाइक इसमें आप जो है वो कलर वाइज जो है वो सेल भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगेन अपनी पिवट टेबल में जाऊंगा, यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, उसके बाद मैं पिवट टेबल इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग में ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा, शीट 19 में आऊँगा, अगेन यहाँ कहीं पे भी मैं क्लिक करके इसको ओके कर दूँगा तो मेरा नया पिवट टेबल ओपन हो जाएगा। अब मुझे जो है वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है वो किस कलर में कितनी सेल की। तो मैं यहाँ पे कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगेन इसको मैं 1000 सेपरेटर जो है वो दे देता हूँ। नंबर पे जाऊँगा, यहाँ पे 1000 सेपरेटर दे दूँगा और डेसिमल को 0 कर दूँगा और उसके बाद मैं जो है वो इंसर्ट चार्ट में जाऊँगा
यहाँ पे मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में से कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा। आप इसको जो है वो कॉलम की बजाय वो रो में भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँ तो आप इसको, ये 2D बार चार्ट हमारे पास आ रहा है, आप ये वाला ऑप्शन भी इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप डिलीट कर लें, फ़िल्टर्स को जो है वो आप हाइड कर लें, जो डाटा एक्सिस है इसको भी आप जो है वो डिलीट कर लें, टोटल भी आप डिलीट कर लें। उसके बाद आप जो है वो इस चार्ट को थोड़ा और प्लेजेंट बनाने के लिए इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, सॉर्ट पे जाएं और यहाँ पे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें तो आपके पास इस तरह से कुछ डाटा आ जाएगा। इसके बाद इसमें डाटा लेबल जो है वो ऐड करें, वो आपके पास आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा और अगेन मैं यहाँ पे भी वही कुछ करूँगा कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और चार्ट टाइप को चेंज करूँगा, यहाँ टेम्पलेट्स में जाऊँगा और अपने सैम्पल्स में। तो अब की बार आपने देखा कि चूँकि मैंने वहाँ पे जो मैंने सेव किया हुआ था वो मेरा चार्ट टाइप बार में नहीं था बल्कि कॉलम में था, तो इसलिए आपको ये चीज़ ख्याल रखनी होगी कि वो जो आपकी सेव टेम्पलेट्स है वो हमेशा आपका जो चार्ट टाइप में आप सेव करोगे आपका वहीं पे सेव होगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैंने बार ले आना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके मैन्युअली चेंज करना होगा। तो मैं जो है वो इसके लिए चेंज करने के लिए दोबारा से इसको इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं चार्ट्स पे क्लिक करूंगा और 2D पे चला जाऊंगा। तो जस्ट मुझे यहाँ पे जाके एक दफ़ा चार्ट टाइप चेंज करनी होगी, फॉर्मेट मेरा जो है वो सेम रहेगा। अगेन इसको मैं कंट्रोल X करूँगा और अपनी डैशबोर्ड वाली रिपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। अब की बार मैं इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा रीसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने इस वक्त जो है वो 3 चार्ट्स आ चुके हैं। एक जो है वो टोटल सेल्स का है, एक जो है वो यूनिट्स जो है हमने सेल किए हैं वो है, और तीसरे नंबर पे हमारा जो कलर वाइज सेल है वो आ रही है। तो अब उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप है वो है कि हमने स्लाइसर्स इसमें कैसे इंसर्ट करने हैं। तो स्लाइसर्स हम इंसर्ट करने के लिए जो है वो एनालाइज में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। अब सपोज़ करें कि अगर आप कुछ भी इसमें से स्लाइसर के ज़रिए देखना चाह रहे हैं, लाइक मैं देखना चाह रहा हूँ कि रीजन वाइज सेल में देखूँ, उसके बाद कलर वाइज सेल भी मैं देखूं और मंथ वाइज सेल भी मैं देखना चाह रहा हूं, तो मैं इस तीनों को सिलेक्ट करके जब ओके करूंगा तो मेरे पास तीनों स्लाइसर्स आ जाएंगे। अब मुझे जो है वो इनकी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज करनी होगी। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूं और आप इसको जो है वो यहाँ से कॉलम्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी जो है वो विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हाइट भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको भी मैं रीसाइज कर लेता हूँ और इसी तरह जो मेरे मंथ्स हैं उनको भी मैं उनका कॉलम जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ ताकि वो कम्प्लीटली विजिबल हो जाए। इसकी लेंथ जो है वो भी मैं थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद एक कॉलम मैं इंसर्ट कर लूँगा तो मेरे जो चार्ट्स हैं वो ताकि हाइड ना हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो है वो स्लाइसर्स आ चुके हैं। 3 स्लाइसर्स हैं जो कि कलर का है, रीजन का है, मंथ का है। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि मेरा एक स्लाइसर तीनों ग्राफ पे जाए तो आपको सबसे पहले इसके रिपोर्ट कनेक्शन बनाने होंगे। मैं राइट क्लिक करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाऊँगा और तमाम जो मेरे बॉक्सेस हैं उनको मैं चेक कर लूँगा ताकि मेरे कनेक्शन जो हैं वो तमाम ग्राफ से जो है वो बन जाएं। अगेन मैं यहाँ जाऊँगा और तमाम बॉक्सेस को जो है वो चेक कर लूँगा और यहाँ पे भी मैं रिपोर्ट कनेक्शन में जाके तमाम बॉक्सेस को चेक कर लूँगा।
अब अगर आप किसी भी रीजन का जो है वो सेल देखना चाहें तो आप अगर नॉर्थ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यूनिट्स नॉर्थ के सिर्फ वो बताएगा कि मंथ वाइज यूनिट्स कितने सेल किए हैं, मंथ वाइज सेल्स कितनी हुई है, और उस रीजन में कलर वाइज सेल जो है ना वो कितनी हुई है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ अप्रैल के महीने में नॉर्थ ने क्या सेल किया है तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में सिर्फ नॉर्थ की सेल आ चुकी है, और अगर आप इसको यहाँ से फ़िल्टर हटा देंगे तो आपके पास अप्रैल के महीने की सेल्स आ जाएंगी जो कि यूनिट्स में भी आ रही हैं, सेल्स भी आ रही हैं और कलर वाइज सेल्स भी आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी फ़िल्टर को सिलेक्ट करके जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिटेल होगी वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जी, तो ये लेक्चर हमारा जो है वो है चार्ट्स के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो चार्ट कैसे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट में कैसे जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं, चार्ट की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको विजुअली कैसे आप बेटर बना सकते हैं, उसके अलावा उसमें डाटा सीरीज़ कैसे ऐड होगी, और चार्ट्स को कम्बिनेशन आप कैसे चार्ट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, और फाइनली आप जो है वो डोनट चार्ट कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैंने ये 4 रीजन ले लिए हैं और उनकी जो है वो सेल ले ली है पर मंथ की। अब मैं इस पे आपको जो है ना वो चार्ट इंसर्ट करने के 2 से 3 तरीके बताऊंगा। आप जो भी आपको फिजिबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। चार्ट इंसर्ट करने का पहला तरीका ये है कि आप अगर डाटा सीरीज़ में क्लिक करके अगर आप इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके पास रिकमेंडेड चार्ट्स भी आ रहे होंगे, और उसके अलावा मज़ीद डिटेल जो में जो है ना वो आपके पास चार्ट्स आ रहे होंगे। आप जो है वो अगर रिकमेंडेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको रिकमेंडेशन दे देगा कि आप ये चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहला उसने चार्ट आपको दिया है ये जो है वो कॉलम चार्ट है, और ये इसने आपको 4 डिफरेंट जो है वो रीजन दे दिए हैं और उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से आपको उनका ग्राफ दे दिया है। उसके बाद जो है वो एक्सेल ने एक रिकमेंडेड जो आपको किया है वो आपको पाई चार्ट किया है, जिसके डिफरेंट उसने स्लाइसर्स बना दिए हैं, और वो हर स्लाइसर जो है वो उसने डिफरेंट कलर के हिसाब से आपको शो करा दिया है। अगला जो चार्ट है ये क्लस्टर्ड बार चार्ट है, और ये भी जो है वो विजुअली बड़ा इफ़ेक्टिव चार्ट है, और हम फॉर द टाइम बीइंग ये वाला चार्ट ले लेते हैं जो कि कॉलम चार्ट है। इसको मैं ओके करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट सामने आ जाएगा। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं अगर सपोज़ करें कि डाटा सीरीज़ में जाए बग़ैर अगर मैं चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं डाटा सीरीज़ से बाहर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट चार्ट करूँगा। अब अगर मैं रिकमेंडेड चार्ट करूँगा तो मुझे कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी डाटा सीरीज़ सेलेक्ट नहीं की। इसके लिए मुझे जो बाकी ऑप्शन है, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बारे में मुझे बताएगा। इसमें 2D चार्ट्स हैं, 3D चार्ट्स हैं, इस तरह 2D बार चार्ट हैं और 3D बार चार्ट्स हैं। उसके अलावा पाई चार्ट्स के मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, 2D के, 3D के और डोनट्स के। डोनट्स में अभी आगे जाके आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारे पास ऑप्शन है जो कि हिस्टोग्राम का है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास 2D लाइन ग्राफ है, जिसको हम जो है वो कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। विजुअली जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट जो है वो ऐड करूँगा। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि मैंने कोई डाटा जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने डाटा सीरीज़ से बाहर जो है वो सिलेक्शन करके ये चार्ट इंसर्ट किया है। अब इसके अंदर मुझे डाटा कैसे ऐड करना है उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप यहाँ से भी सिलेक्ट डाटा कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी, या फिर आप अगर इस चार्ट के अंदर जो है वो राइट क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट डाटा करें तो आपके पास वही विंडो आ जाएगी। अब एक तरीका और है चार्ट इंसर्ट करने का कि जहाँ पे वो ये मांग रहा है कि डाटा रेंज मुझे बताओ चार्ट की, कि मैंने कहाँ पे इस चार्ट को यूज़ करना है। तो आपकी ये जो पूरी रेंज होगी रीजन से लेके और ईज़ की वैल्यू तक, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से शेप आएगी, जो कि बिल्कुल वही शेप है जब हमने रिकमेंडेड चार्ट को यूज़ किया था। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और अब मैं आपको चार्ट इंसर्ट करने का एक तीसरा तरीका बताऊँगा, जो कि ये है कि मैं सेम डाटा सीरीज से बाहर जाके चार्ट जो है वो 2D चार्ट इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट डाटा करूँगा। अब की बार मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे पूरा चार्ट सिलेक्ट करने की बजाय मैं
जो लेजेंड्स हैं एंट्रीज़ के, सीरीज़ के, डाटा सीरीज़ के, वो मैं ऐड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि डाटा सीरीज़ कैसे ऐड की जाती है। एक इसमें जो है वो लेजेंड एंट्रीज इसमें हम डालेंगे और एक इसमें हम हॉरिजेंटल कैटेगरी डालेंगे जो कि एक्सिस के लिए होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सीरीज़ को। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है, दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो वो डाटा सीरीज़ का नाम पूछ रहा है और दूसरा वो पूछ रहा है कि ये सीरीज़ में आप रेंज कौन सी सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास इस वक्त चूँकि सीरीज़ जो है वो एक ही अवेलेबल है सेल्स की, तो यहाँ पे मैं सेल सिलेक्ट कर दूँगा। याद रखिए यहाँ पे आपने सेल्स लिखना नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेल्स टाइप करते हैं, सपोज करें कि मैं यहाँ पे सेल टाइप करता हूँ और यहाँ पे डाटा रेंज में उसको ये पूरी जो सेल्स है ये दे देता हूँ और मैं इसको अगर ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है सीरीज़ आ चुकी है इस तरह की। अब अगर सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, सपोज़ करें मैं इधर कॉस्ट मेंशन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा चार्ट है इसके अंदर ये सेल ही रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो रेफरेंस सेल की बजाय मैनुअली वहाँ पे पुट किया था। इसलिए मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, दोबारा कंट्रोल Z करूँगा और यहाँ पे मैं डाटा सीरीज़ में जाऊँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और अब की बार मैं यहाँ पे सीरीज़ नेम में रेफरेंस सेल दे दूँगा जहाँ पे मेरा सेल्स मेंशन है, ताकि अगर मेरे कॉलम की हेडिंग किसी भी तरह से चेंज हो तो वो मेरे चार्ट पे भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करे। जो सीरीज़ वैल्यू है उसमें मैं इस तमाम सीरीज़ को डिलीट करूँगा और मैं वो वाली सीरीज़ दे दूँगा जो कि मेरी सेल की वैल्यू है। अब अगर सपोज़ करें कि इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब सपोज़ करें कि अगर ये सेल की वैल्यू को आप कॉस्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट है उसके अंदर भी कॉस्ट आ चुका है। कंट्रोल Z करेंगे हम इसको। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास रीजन की बजाय 1 2 3 4 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट डाटा करूँगा तो मेरे पास जो हॉरिजेंटल जो डिटेल आ रही है उसमें मेरे पास 1 2 3 4 आ रहा है। मैं इसको एडिट करूँगा और यहाँ पे मैं अब जो मेरी रेंज है उसमें मैं ये तमाम जो मेरी रीजन है इसको सिलेक्ट करके जब मैं ओके करूँगा और इसको भी जब मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास रीजन वाइज जो है वो सेल्स शो हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक चार्ट के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर मैं इस पे यहाँ पे सेल्स में मैं अगर इसको राइट क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है फॉर्मेट चार्ट टाइटल। तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट लिख देता हूँ, चार्ट टाइटल। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स आ रही हैं। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो ये बोलेगा फॉर्मेट एक्सिस, तो मैं लिख दूँगा एक्सिस। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं देखूँगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है तो ये भी बेसिकली फॉर्मेट एक्सिस ही हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं देखूँगा यहाँ पे क्या दे रहा है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है डाटा सीरीज़, डाटा सीरीज़। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेसिकली इस चार्ट में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो एक तो डाटा सीरीज़ जो है वो यूज़ हो रही है, उसके बाद एक्सिस यूज़ हो रहे हैं और उसके बाद चार्ट टाइटल यूज़ हो रहा है। अगर मैं चार्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करूं तो आपके सामने 2 से 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला प्लस का है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे सामने चार्ट के जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे। हम देखते हैं कि हर एलिमेंट क्या काम करता है। सबसे पहला एलिमेंट है एक्सिस का। आपने देखा कि मैंने जैसे ही उसको अनचेक किया तो मेरे तमाम एक्सिस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर अभी मुझे उनकी ज़रूरत है तो मैं उनको चेक कर दूँगा। उसके बाद एक्सिस का टाइटल है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ लिखें, सपोज़ करें कि मैं इसको चेक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सेल्स और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ रीजन। ठीक है। उसके बाद जो है मैं दोबारा इसको प्लस करूँगा और यहाँ पे मेरे पास डाटा लेबल आ जाएगा। डाटा लेबल बेसिकली जो भी डाटा होगा जिसकी बेस के ऊपर चार्ट बना हुआ है वो मेरा सबसे टॉप पे आ जाएगा। अच्छा, डाटा लेबल पे उसके आगे सब ऑप्शन को अगर मैं ओपन करूँगा तो वो मुझे बोलेगा कि डाटा आपको सेंटर में चाहिए, आपको इनसाइड फील्ड चाहिए, या आपको इनसाइड बेस चाहिए, बिल्कुल नीचे आपको चाहिए, या आपको आउटसाइड एंड के ऊपर चाहिए। तो मुझे नॉर्मली यही होता है कि आप उसको आउटसाइड एंड यूज़ करते हैं ताकि डाटा आपको क्लियरली विजिबल हो।
उसके बाद आपके पास आ जाएगा डाटा टेबल कि अगर आप जो डाटा जिसकी बेस के ऊपर ये चार्ट बना हुआ है कि आप उसको अगर टेबल की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो नीचे आपका टेबल आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये विजुअली इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ग्रिड लाइन, आपके पास ऑलरेडी आ रही है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद लेजेंड्स आपके पास आ रही हैं, ये हमने ऑलरेडी जो है वो ऊपर मेंशन किया हुआ है तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन आपको बता रही होती है कि आपकी जो सेल्स हैं वो बेसिकली किस हिसाब से ऊपर जा रही हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हमारा चार्ट जो है वो इससे थोड़ा सा नीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है वो चार्ट के स्टाइल के बारे में है कि आपके पास डिफरेंट चार्ट्स का स्टाइल जो है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे जाके डिज़ाइन में जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन जो आ जाता है वो मेरे पास आ जाता है चार्ट के फ़िल्टर्स का। चार्ट के डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं कि आप इनमें से कोई भी फ़िल्टर अगर हटाना चाहते हैं, रीजन का हटाना चाहते हैं तो वो हटा दें। अगर आपके पास 2 से 3 हैं, लाइक अगर मेरे पास डाटा सीरीज़ 2 से 3 हो तो मैं उनमें से भी अगर किसी को फ़िल्टर आउट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जो है वो इसकी ग्रिड लाइन भी हटा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं सपोज़ करें कि ये मेरे पास ऑप्शन जो है ये मेरे पास फॉर्मेट एक्सिस है, यानी अगर मेरे ये जो मेरे एक्सिस हैं अगर मैं इनको फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्रॉस करूँगा अभी, और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा फॉर्मेट एक्सिस का, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शन है जो जिससे मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँ तो वो फिल और लाइन का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं सॉलिड लाइन करूँगा तो वो मेरे जो एक्सिस है उसके अराउंड एक सॉलिड लाइन सी आ जाएगी, और मैं उसका कलर सिलेक्ट कर देता हूँ, सपोज़ करें ब्लैक कलर का। तो अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्लैक लाइन जो है वो आ चुकी है। उसके बाद अगर आप जो है वो कलर यहाँ से चेंज करेंगे, और अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है ना वो चेंज करना चाहें, सपोज़ करें मैं इसको 60 कर देता हूँ। इसको मैं 60% कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेरे कलर की ट्रांसपेरेंसी होगी, जो कि अभी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी। उसके बाद ये डिफरेंट जो है ये कंपाउंड स्टाइल आपके पास आ रहे हैं कि आप इसमें से कौन सी जो है ना वो लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि अगर आप शेडोज़ यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका जो बेसिकली ये चार्ट की आउटसाइड है ये चेंज हो रही है। इस वक्त जो शेडो है वो मेरे चार्ट का बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट करूँ और अगर मैं इसका जो है वो शेडो लाइन का चेंज करना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मेरे ये जो एक्सिस हैं इनका भी जो है वो शेडो चेंज हो सकता है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो कि 60% है तो मैं इसको अगर 0% पे कर देता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अपने फॉर्मेट एक्सेस पे जाऊँ और इसको मैं अगर फॉर्मेट करूँ राइट क्लिक करके, पहले इसको सिलेक्ट करना होगा मुझे और उसके बाद मुझे राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस करना होगा। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो पहले 2 कैटेगरीज आ रही हैं, एक एक्सेस ऑप्शन की है और दूसरा टेक्स्ट ऑप्शन की है। अगर मैं टेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सॉलिड फिल कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो नंबर जो है वो सॉलिड फिल में आ गए हैं और मैं उनका यहाँ से कलर भी जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उनकी विड्थ जो है वो चेंज कर सकता हूँ, जो मेरी फिगर्स हैं यहाँ से मैं उनका जो है वो अगर मुझे इनको किस फॉर्म में लेके आना है यहाँ से उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा और मैं एक्सिस ऑप्शन में आ जाता हूँ। और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट जो है ना ये काम की आपकी चीज़ है कि आप अगर सम टाइम होता है कि आपने अगर मिलियंस
में की फ़िगर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो इतनी बड़ी फ़िगर जो है वो अमूमी तौर पे प्रेजेंटेबल नहीं होती, तो आप उसको 1000 में या मिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी मेरे पास चूँकि 1000 में आ रही है तो मैं इसको 1000 करूँगा तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ 1 2 3 से उसको रिप्रेजेंट कर देगा, जो कि दिखने में काफ़ी रिप्रेजेंटेबल लगती है। उसके बाद जो है वो अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टिक मार्क आ जाता है। अगर मैं इनसाइड टिक मार्क के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये डॉटेड लाइन्स ही आ जाती हैं, जो कि हर डाटा सीरीज़ के साथ जो है वो शो हो जाएंगी। नंबर्स में मैं आऊँगा तो नंबर फॉर्मेटिंग हमने अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। कस्टम फॉर्मेटिंग इसको बोलते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आप कस्टम फॉर्मेटिंग के ज़रिए अपनी जो फिगर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ ये आप जान लें कि यहाँ से आप अगर 1000 से सेपरेटर लगाना चाहें फिगर्स में तो आप यहाँ से नंबर में जाके उसको यहाँ 1000 सेपरेटर में क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फिगर 1000 सेपरेटर के साथ आ जाएगी। लेकिन चूँकि अभी हमने उसको यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है 1000 के, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारे किसी काम का नहीं है। डाटा सीरीज़ में मैं जाऊँगा, इसी तरह से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट डाटा सीरीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। डाटा सीरीज़ में अगर मैं गैप इनका जो है वो कम करना चाहूँ या ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। आपने देखा होगा मैं अगर 0% करूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको दरमियान में रखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आऊँगा तो सॉलिड कलर में वो मुझसे कलर पूछेगा, तो अगर यहाँ से मैं कोई भी कलर जो है वो चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अब सॉलिड कलर आपने देखा होगा इसकी जो साइड्स पे लाइंस हैं उनका कलर जो है ना वो चेंज होगा, जो कि इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि बार का कलर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डार्क है। उसके बाद जो है वो इसमें और जो मेरे काम के ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें जो डाटा सीरीज़ का डाटा है जो टेक्स्ट है वो आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड चार्ट टाइटल एलिमेंट्स वही चीज़ें जो कि हमारे पास यहाँ से हमने जब प्लस किया था तो वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी शो हो जाएंगी। अगर आपने बार्स का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से जो है ना वो कोई भी कलर सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मेरा डाटा टेबल भी शो हो रहा होगा, जैसा कि इस केस में ये देखें नीचे डाटा टेबल भी शो हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें तो आप उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो डाटा सीरीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं एक ग्राफ के अंदर। तो सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरा टारगेट में ले लेता हूँ कि मेरा पर मंथ जो टारगेट था वो यहाँ पे मेरा सपोज़ करेंगे 900 था, यहाँ पे मेरा जो है वो 1400 था, यहाँ पे मेरा 2500 और यहाँ पे मेरा 2000। अब सपोज़ करें कि अगर मैंने इस टारगेट की डाटा सीरीज़ को भी इस चार्ट के अंदर लेके आना है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसका तरीक़ाकार एक तो ये है कि आप अगर एक्सेल के अंदर आके चार्ट के अंदर आके अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा जो कि ऑलरेडी आपका चार्ट के अंदर है। तो अगर आप इसको यहाँ से ब्लू एरिया जो है जहाँ पे आपका डाटा सीरीज़ आ रही है जो 2500 की फ़िगर है, इसके बिल्कुल साथ ही आपको देख रहा होगा कि एक छोटा सा डॉट है ब्लू कलर का, जिसको अगर आप ड्रैग करके सामने लेके जाएंगे तो आपके पास एक नई फील्ड ऐड हो जाएगी येलो कलर की, जो कि बेसिकली आपके टारगेट की है। अगर आप इसको जो है वो राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डाटा करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टारगेट भी ऐड हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा। और दूसरा तरीका ये है यहाँ पे डाटा सीरीज़ ऐड करने का, जैसे आपसे पहले डिस्कस हुआ था कि आप यहाँ पे जाएंगे डाटा सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। इस बार आप जो है वो टारगेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सीरीज़ में जो है ना वो ये वाले नंबर देंगे और इसको ओके कर देंगे तो आपके पास अगेन जो है वो डाटा सीरीज़ आ जाएगी और उसके सामने उसकी फ़िगर्स आ जाएगी और आपके सामने उसका कंपैरिजन भी आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है वो किसी भी चार्ट के अंदर उसकी डाटा सीरीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं करेंगे कि हम जो है वो कॉम्बो चार्ट जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो सपोज़ करें कि मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ डिज़ाइन में जाके
और इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। अब सपोज़ करें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्ट जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेल्स और बजट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं, और अगर मुझे इनको चेंज करना हो, लाइक मुझे उनमें से एक को जो है वो बार चार्ट के तौर पे शो करना हो और दूसरा मुझे लाइन चार्ट के तौर पे शो करना हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं किसी भी डाटा सीरीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे चार्ट चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है कॉम्बो का। इस कॉम्बो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेल्स जो है वो देखेंगे तो इस तरह शो हो रही है कॉलम चार्ट में, और टारगेट जो है वो लाइन में शो हो रहा है। तो अब अगर इसको मैं लाइन के अलावा अगर कोई भी और ऑप्शन चूज़ करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से शो होगा, लेकिन जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल वे है वो लाइन का ही है। तो अगर मैं जो है वो इसको ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास जो मेरा टारगेट है वो मेरा एज अ लाइन जो है वो शो हो रहा है, और जो इसको मैं डाटा सीरीज़ को एक्सिस को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो ब्लू पे शो हो रहा है, और यहाँ पे जो मेरी सेल्स की वैल्यू है वो ग्रीन में शो हो रही है। ये वैल्यूज़ जो है ये 2500 ये टारगेट की वैल्यू शो हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसको हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत है, और इसको भी अगर आप फॉर्मेट कर देंगे और इसके कंपैरेटिव जो है ना वो 1000 में लेके आ जाएंगे तो वो भी 1000 सेपरेटर के साथ शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी चार्ट के अंदर जो है वो कॉम्बो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल हो जाता है।